Hey guys, welcome to Gyanomatics. This is Sumedha Singh, and in today's video, we will be talking about current affairs for the month December 2020. इस वीडियो की जो फ्री पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होगी जिसका नाम है ज्ञानमैटिक्स। तो आपने अगर अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप राइट नाउ और हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इन करंट अफेयर्स को हमने इस तरीके से इसमें डिज़ाइन किया है कि इसको हमने एमसीक्यू की फॉर्म में किया है ताकि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती रहे और काफ़ी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो मैं आपको इन क्वेश्चंस और आंसर्स के थ्रू बता सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन एडेड इन यूएसएज करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट। तो देखिए, करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट है क्या? यूएसए की ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें उन कंट्रीज़ का नाम शामिल किया जाता है जिनका जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, ट्रेड सरप्लस है वो $2 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। अब ट्रेड सरप्लस क्या है? मैं अगर कंट्री ए हूँ और मेरा ट्रेड सरप्लस जो है ज़्यादा है, मान लीजिए 2 बिलियन है, तो क्या होगा कि जितना मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ और जितना मैं इंपोर्ट कर रही हूँ उसमें फ़र्क है और ट्रेड सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है। अगर ट्रेड सरप्लस है तो मतलब मैं आपसे $2 बिलियन जो है ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर रही हूँ और उससे कम $2 बिलियन कम का इंपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में जो $2 बिलियन का मार्क क्रॉस कर जाती हैं वो इस लिस्ट में इंक्लूड करी जाती हैं और रिसेंटली इस लिस्ट में इंडिया ऐड हुई है। इंडिया सेकेंड टाइम इस लिस्ट में ऐड हुई है और इंडिया ने अभी $2.4 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस है उसको अचीव किया था, टच किया था। तो इसके चलते ये करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में इंडिया ऐड हुई है। बट देखिए, इस लिस्ट में ऐड होने से ऐसा नहीं है कि इंडिया में सैंक्शंस लगेंगे या कुछ लगेंगे, बट दे विल पुट प्रेशर ऑन इंडिया टू स्टॉप डीवैल्यूएटिंग इट्स करेंसी। ठीक है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होती है? अब देखिए, ये जो है इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर क्यों टर्म एक यूज़ करी है? करेंसी मैनिपुलेटर टर्म इसलिए यूज़ करी है क्योंकि अगर कोई कंट्री अपनी जो करेंसी है उसको डी वैल्यू करती है जानबूझ के विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर, तो क्या होता है कि उस करेंसी की, उस कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है। अगर यूएस डॉलर आज मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि $4 1 रुपये है, ऐसा है नहीं है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए। अगर मैं अपनी कंट्री को, अपनी करेंसी को डी वैल्यू करती हूँ तो यही $4 का फिर मेरे पास 0.5 रुपीज़ आ जाएगा, मान लीजिए। तो क्या है कि इस यूएस डॉलर की रिस्पेक्ट में मेरी जो करेंसी है इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो जो मेरे एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते होंगे और मेरे इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, मेरे डोमेस्टिक मार्केट में जो मेरे लोग हैं, मेरे जो बायर्स हैं मेरी मार्केट में, वो एक्सपोर्ट उनको सस्ते होंगे तो वो बाहर एक्सपोर्ट भेजेंगे अपने, और क्योंकि इंपोर्ट महंगे होंगे तो वो बाहर से आए प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। तो ये एक तरीके से मार्केट्स को कंट्रोल करने की एक, अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए कंट्रीज़ यूज़ करती हैं इस चीज़ को डीवैल्यूएट करने को। तो ऐसी कंट्रीज़ को यूएसए करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डालता है और अभी रिसेंटली इसमें कौन ऐड हुआ है? इंडिया। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और ये इन्वेस्ट इंडिया जो है एक इन्वेस्टर प्रमोशन एजेंसी है, उसको ये अवार्ड दिया है, इन्वेस्ट इंडिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ विच इंडिजेनसली डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम्स टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। तो देखिए, आकाश मिसाइल जो है इसकी एक्सपोर्ट की बात की गई है। इंडिया का टारगेट है कि $5 बिलियन की जो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं $5 बिलियन टच करें। ठीक है। तो उस ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए आकाश मिसाइल जो है उसका एक सबसे पहला एक इनिशिएटिव है जो इसमें लिया गया है। आकाश मिसाइल है क्या? आकाश मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL हैज़ completed द बेसिन ट्रायल्स ऑफ विच इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो देखिए, करंटली अगर इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करी जाए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करी जाए, इंडिजेनस नहीं है वो है जो अभी इकलौता है हमारे पास जो फंक्शनल है, वो है INS विक्रमादित्य। ठीक है। बट अभी रिसेंटली ट्रायल्स जो हैं एक और इंडिजेनसली डेवलप्ड है वो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ट्रायल्स रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं और वो है INS विक्रांत। ओके।
क्या है? INS विक्रांत। अब देखिए INS विक्रांत के ट्रायल्स अभी ख़त्म हुए हैं और INS विशाल के ट्रायल्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में इंडिया में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो होंगे, जिसमें से 2 इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैं, INS विक्रांत और INS विशाल। तो अभी करंटली किसके ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं? तो करंटली जिसके ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं वो है INS विक्रांत। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम्स एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स? तो देखिए टेरेस्ट्रियल और एरियल नेविगेशन में आपका ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम्स आता है एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स में आपका UAVs एंड ROVs आता है। तो इसके लिए एक नया इंस्टीट्यूशन जो है खोला गया है और वो है तिहान IIT हैदराबाद में। ओके ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, सो यू नीड टू रिमेंबर that the correct answer here is Tihan IIT Hyderabad. Alright. Which is India's 42nd रामसर साइट? तो देखिए रिसेंटली एक नई रामसर साइट जो है ऐड हुई है, 42nd रामसर साइट है। वो कहाँ है, क्या है? वो है सोकर लेक। ठीक है, सोकर लेक जो एक हाइपरसेलाइन लेक है और ये कहाँ है? ये है लद्दाख में। करंटली लद्दाख में देखिए 2 रामसर साइट्स हैं। एक है आपका सो मोरिरी, ठीक है, और एक जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है वो है सोकर लेक। ओके, हाइपरसलाइन लेक है सोकर लेक। अब ज़रा बात करते हैं रामसर साइट्स हैं क्या। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये तो आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। रामसर साइट देखिए, रामसर एक सिटी है, ईरान की सिटी है, ईरान की सिटी है। अब देखिए 1971 में एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी हुई थी जिसमें जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका एक लिस्ट बनाई गई थी, एक वेटलैंड्स की, कि इन वेटलैंड्स को इसमें इंक्लूड करा जाएगा और इनको इस तरीके से रखा जाएगा ताकि यहाँ पे हम एक सस्टेनेबल इको डेवलपमेंट जो है कर सकें, जहाँ पे ह्यूमंस भी इस तरीके से रहें कि जो वहाँ का आसपास की इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, स्पेशली वेटलैंड्स जो हैं बहुत ही हाई, एक बहुत ज़्यादा मल्टी डाइवर्स होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग बायोम्स देखने को मिलते हैं। तो एक सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे रहा जाए, इसके लिए वेटलैंड कन्वेंशन जो थी रामसर किस साल 1971 में स्टार्ट हुई थी। तो कौन सी है अभी रिसेंटली जो ऐड हुई है? सोकर। और आपको ये याद रखना है कि लद्दाख में अब 2 रामसर साइट्स हैं, एक आपकी है सो मोरिरी और एक है आपकी सोकर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया? तो देखिए हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी लेपर्ड्स की पॉपुलेशन को लेके इंडिया में। तो लास्ट जो एस्टिमेशन थी वो 2014 में हुई थी और अब 2018 की रिपोर्ट आई है। तो देखिए 2014 से 2018 में 60% इंक्रीज़ हुआ है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में। कितना परसेंट? 60%। अब सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सेकेंड नंबर पे आता है कर्नाटका और थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, स्टेट्स में। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इनकी कहाँ पे है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब देखिए 4 कैट्स जो हैं, बिग कैट्स जो हैं इंडिया में पाई जाती हैं। लेपर्ड्स की जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। क्या स्टेटस है इनका? वल्नरेबल स्टेटस है। स्नो लेपर्ड्स का भी वल्नरेबल स्टेटस है। इंडेंजर्ड स्टेटस जो है वो आपका टाइगर्स का है और लायंस का है। ठीक है, तो लेपर्ड की जो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल है और हाईएस्ट कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइगर रिजर्व ट्रांसलोकेशन इन उत्तराखंड फ्रॉम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व टू विच टाइगर रिजर्व? तो देखिए उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तराखंड में ही हैं। और राजाजी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक ट्रांसलोकेशन जो है वो उसको नॉड मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजाजी टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस इन इंडिया? तो देखिए 8 है। ब्लू फ्लैग बीचेस हैं क्या? देखिए ब्लू फ्लैग बीचेस जो हैं ये एक उन बीचेस को जो है एक इंटरनेशनल लैंडमार्क की बॉडी है और ये उन बीचेस को दिया जाता है ये सर्टिफिकेशन जो बहुत ही हाइजीन के मामले में, मेरीन इकोसिस्टम के मामले में, पोल्यूशन के मामले में बहुत एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल तरीके से जहाँ पे काम होता है। तो इंडिया में करंटली 8 हैं। गोवा में है, गुजरात में है, दमन एंड दीव में है, अंडमान निकोबार में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है। तो ये आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं। बीचेस का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है बट एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए किस स्टेट्स में है। अब इसमें इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया का टारगेट है कि 3 से 4 साल में कम से कम हमारे पास ये जो नंबर है ये 100 तक पहुंच जाए, मतलब 100 हमारे पास ब्लू फ्लैग
बीचेस हों। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दूंगी जो आपका होमवर्क है और आप मुझे बताएंगे कि इंडिया का भी एक अपना इको लेबल है जो कि है बीम्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भूल जाइए, ये मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इनिशिएटेड द रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ विच स्पीशीज इन इंडिया। तो अगर आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया था तो ये यहाँ पे टाइपो है, एक गलत मिस्टेक है। आंसर है इंडियन ग्रास हॉपर। तो देखिए, इंडियन ग्रास हॉपर की जो स्पीशीज़ है उसकी असेसमेंट के लिए उसका क्या स्टेटस है, किस तरीके से वो ग्रो कर रही है या क्या उस स्पीशीज़ में डिक्लाइन हुआ है, उसको असेस करने के लिए एक रेड लिस्ट असेसमेंट जो है वो स्टार्ट करी गई है IUCN द्वारा। और क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है इंडियन ग्रास हॉपर। अगला क्वेश्चन है सगुन बाग राइस टेक्निक का। तो देखिए, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट आपको सही ऑप्शन बताऊंगी। सगुन बाग राइस टेक्निक जो है एक ऐसी नई टेक्निक है जिसमें प्लोइंग, पडलिंग, होइंग टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें रूट्स और स्मॉल पोर्शंस ऑफ स्टेम जो है उसको धीरे धीरे सड़ने देते हैं, फिर जाके उसमें आगे जो भी होता है। तो देखिए, ये जो इस तरीके से इसमें बनाया जाता है कि इसमें जो राइस आपका बनेगा वो काफ़ी जल्दी बन जाएगा। जो नॉर्मल एक राइस की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बनने की, उससे काफ़ी जल्दी बन जाया करेगा। तो ये सगुन बाग राइस टेक्निक के आपको पता होनी चाहिए कि इसकी क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्लो रॉटिंग जो है वो होती है ऑफ रूट्स एंड स्मॉल पोर्शंस ऑफ स्टेम। ऑलराइट, ये है सगुन बाग राइस टेक्निक। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विच विल प्रोसेस लिथियम ओर टू प्रोड्यूस बैटरी ग्रेड मटेरियल विल बी सेट अप इन विच स्टेट। तो देखिए, लिथियम आयन, अब लिथियम की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहली बात देखिए, अभी करंटली जो सिचुएशन है, जो हमारी जनरेशन है और जो आने वाला टाइम है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कार्स का जो मार्केट है वो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। रिसेंटली टेस्ला ने एंट्री करी है इंडिया में। तो इंडिया को हम एक ऐसा हब बनाना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ठीक है, हम अपने एक्सपोर्ट्स कम करके मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमको लिथियम आयन बैटरीज़ की बहुत ज़रूरत है, बहुत डिमांड में है। पर लिथियम देखिए ऐसी चीज़ है जो 0.0002% पाई जाती है अर्थ की क्रस्ट में। ठीक है, इतनी कम मात्रा में ये पाई जाती है और ये इंडिया में तो मिलती भी नहीं है, बहुत ही कम मिलती है। ये कहाँ से, इसको हम क्या कर रहे हैं? देखिए, लिथियम को हम लाएंगे, लिथियम को, उसकी ओर को लाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ लिथियम ओर। ठीक है, और फिर उसको हम एक रिफाइनरी है जो हम सेटअप करने वाले हैं गुजरात में, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी। करंटली हम देखिए लिथियम आयन बैटरीज जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? चाइना से और वियतनाम से। तो देखिए, एक बार अगर हम अपनी रिफाइनरीज सेट कर देंगे तो हमको ये इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लिथियम आयन बैटरीज अपनी ही देश में बना सकते हैं और उसके आगे जो हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हम इंडिया में ही कर सकते हैं। ओके, सो योर करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 4, गुजरात। अगला क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम अ कल्चर्ड मीट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर सेल इन द वर्ल्ड। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सिंगापुर फूड एजेंसी। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? तो देखिए, लैब ग्रोन मीट है, ये बहुत ही फेमस, अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा है ये। तो लैब ग्रोन मीट है, इसमें किसी भी जानवर को मारा नहीं गया, काटा नहीं गया। तो ये सिंगापुर में इसको पहली बार इसको अप्रूवल मिला है। और ये देखिए एनिमल स्टेम सेल्स से बनाया है। इससे पहले भी कोशिशें करी थी लैब ग्रोन मीट बनाने की फ्रॉम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, पर इस बार ये जो बनाया है ये एनिमल स्टेम सेल्स से बनाया है। देखिए, स्टेम सेल्स को इसमें क्या किया कि किसी एनिमल का आपने स्टेम सेल लिया, उसमें आपने रिक्वायर्ड अमीनो एसिड दिया, कार्बोहाइड्रेट्स डाले, और वो स्टेम सेल अपने आप बन के मसल सेल्स में और आगे फर्दर एक मीट टाइप का एक सिंथेसिस बन गया। ठीक है, तो ये जो बना ये एग्जैक्ट रेप्लिका है जो एक नॉर्मल मीट जो मार्केट में मिलता है वैसा होगा। ठीक है, तो किस चीज़ का यूज़ करा गया है इसको बनाने के लिए? इसका यूज़ करा गया है एनिमल स्टेम सेल्स का। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कंट्री टू हैव रिट्रीव्ड लूनर सैंपल्स आफ्टर USA एंड रशिया। तो देखिए, सबसे पहले लूनर सैंपल्स जो है रशिया लाया था, सोवियत यूनियन उस टाइम पे था। थर्ड कंट्री जो बना है वो बना है चाइना। चाइना का चांगे ई जो है
मिशन, स्पेस मिशन, तो ये थर्ड कंट्री बन गए हैं। अब देखिए ये तो लूनर सैंपल्स की बात है, पर अभी रिसेंटली जापान का भी एक मिशन था, वो लूनर सैंपल तो नहीं लाए, बट आप मुझे बताएंगे कि हाइबूसा जो है ये क्या है, इसके बारे में आपका होमवर्क है और आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी करंटली इस क्वेश्चन में आते हैं, तो लूनर सैंपल्स आफ्टर यूएसए एंड रशिया, तो चाइना जो है, चाइना का चांगे ई मिशन जो है, इसने अभी अभी ये अकम्प्लिश किया मून से रॉक्स लाने का। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसरो लॉन्च्ड द कंट्रीज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो देखिए 2020 में काफ़ी सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च करी, उसमें से GSAT-30 भी था, बट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-1, CMS-01, इसको आपको याद करना है, ठीक है। 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑर्गेनोक्लोरीन्स। तो देखिए ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या हैं, ये क्लोरीन से सिंथेसाइज हुए हुए POPs हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो कि पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं। इंडिया में 40% पेस्टिसाइड्स में ये पाए जाते हैं, एशिया में, ठीक है। तो ये एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। अब देखिए इसको कॉम्बैट करने के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए किस लिए थी। ये इसलिए थी कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि हमारे खाद्य पदार्थों में आ रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स के थ्रू आ रहे हैं, हमारी सॉइल में मिल रहे हैं, पानी में आ रहे हैं, तो ये जो हैं ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट को अफेक्ट करे बिना। तो इसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था वो किया गया था। और देखिए इंडिया में भी एक अपना एक्ट बना था 1986 में इन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की कंट्रोल के लिए, और 7 POPs को बैन किया गया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1986 में इंडिया ने इन 7 POPs को बैन किया था, जो कि ऑलरेडी स्टॉकहोम कन्वेंशन ने लिस्ट कर रखे थे, ठीक है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स क्या हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोविन। कोविन क्या है, देखिए कोविन एक डिजिटलाइज्ड रियल टाइम प्लेटफॉर्म है। क्या है, डिजिटलाइज्ड रियल टाइम प्लेटफॉर्म टू बी यूज्ड टू इफेक्टिवली रोल आउट एंड स्केल अप द मैकेनिज्म फॉर कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कोविन है, कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड है। आपको क्वेरीज हैं, आपको गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और वैक्सीन में कितनी वैक्सीन वेस्ट हुई है, कितनी वैक्सीन इफेक्टिवली यूज़ हुई है, ये सब जो है इस कोविन प्लेटफॉर्म से मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिजिटल रियल टाइम प्लेटफॉर्म है टू इफेक्टिवली रोल आउट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और स्केल अप के लिए फॉर द मैकेनिज्म ऑफ कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV। अब इंडियाज़ फर्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है PCV, इट हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। अभी किसके साथ कोलैबोरेशन में डेवलप हुआ है, ये हुआ है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। तो देखिए ये न्यूमोनिया की एक वैक्सीन है और ये सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मिलिंडा जोन्स गेट Foundation. The next question is, which country has voted with the majority at the United Nations to remove cannabis and cannabis resin from the list of most dangerous substances from Schedule 4 of 1961 Single Convention on Narcotic Drugs। तो देखिए यूएन की इस कन्वेंशन में रिसेंटली सरप्राइजिंगली इंडिया ने वोट किया है कि कैनबिस को इस लिस्ट से, डेंजरस सब्सटेंसेस की लिस्ट से हटाया जाए। अब ये सरप्राइजिंगली क्यों है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का अपना एक्ट है 1985 का, डेंजरस सब्सटेंसेस एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है 1985, इसमें कैनबिस जो है, कैनबिस इज़ एन इलीगल सब्सटेंस, ठीक है। कैनबिस का यूज़ जो है वो बैंड है, बट इस सब ड्यूरेशन में इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में वोट करना टू रिमूव कैनबिस फ्रॉम दिस लिस्ट इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग। सो yes, so the correct answer will be option 1, India. Okay, the next question is, which state government has embarked upon a scheme to take the unique culture of its ethnic Tharu tribe across the world। तो देखिए ये जो थारू ट्राइब है इंडिजिनस ट्राइब है और ये तेराई रीजन में पाई जाती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तेराई क्या है। तो देखिए तेराई रीजन इंडिया में कहाँ आता है, सदर्न नेपाल में है, ठीक है।
और इंडिया में यूपी में है, बिहार में है। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम लॉन्च करी है टू प्रोटेक्ट दिस यूनिक कल्चर ऑफ दिस एथनिक थारू ट्राइब. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, यूपी. The next question is Singapore's popular and vibrant street hawker culture was designated by UNESCO as. तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज और टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डिफरेंस क्या है. अब देखिए इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो है जो वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है या वर्बली ट्रांसेंड कर रही है थ्रू आउट जनरेशंस. ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये इस तरीके की चीज़ें हैं. और टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में वो चीज़ें आती हैं जो थोड़ी फिजिकल वर्ल्ड की हैं, मटीरियलिस्टिक थोड़ी चीज़ें हैं, मतलब मटीरियल चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रीट हॉकर कल्चर जो है ये इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसको रिसेंटली अवार्ड मिला है. इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए रामलीला है, जो हमारी एक थिएटर होता है, एक वर्बल इनैक्टमेंट होता है रामायण का, उसको भी इस ICH लिस्ट में जोड़ा गया है. योगा है, कुंभ मेला है, तो इनको ये रिसेंटली इस लिस्ट में आते हैं. तो आपका अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो स्ट्रीट हॉकर कल्चर जो है इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को. ओके. Now the next question is Monpa handmade paper has been revived with the committed efforts of Khadi and Village Industries Commission. It belongs to which state? तो देखिए मोनपा हैंडमेड पेपर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग एरिया में, तवांग रीजन में बनाया जाता है और इसको रिसेंटली जो है हैज़ बीन रिवाइव्ड. तो ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने इसको रिवाइव करने की कोशिश करी है. तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तवांग रीजन में. ओके. The next question is according to emissions gap report 2020 which is not correct. तो देखिए रिसेंटली एमिशंस गैप रिपोर्ट 2020 रिलीज़ किया है. इसको कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ करता है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. अब इसने इसको रिलीज़ किया है और इसमें क्या फाइंडिंग्स हैं देखिए. करंट NDCs रिमेन सीरियसली inadequate टू अचीव द क्लाइमेट गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, inadequate हैं पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में, and would lead to a temperature increase of at least 3 degree Celsius by the end of the century. सेंचुरी के एंड तक जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है. सेकेंड फाइंडिंग है द एमिशंस ऑफ द रिचेस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अकाउंट फॉर मोर देन ट्वाइस द कंबाइंड शेयर ऑफ द पुअरेस्ट 50%. तो मतलब जो पुअरेस्ट 50% लोग हैं उनका जो एमिशन है, उनका जो एमिशन है उसको आप 2 गुना कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, तो वो जो रिचेस्ट 1% है उनके एमिशन के बराबर होगा. तो ये बहुत ही बड़ी एक इनइक्वालिटी है, एक बहुत ही जो है आप एक तरीके से देख सकते हैं कि पैराडॉक्स है कि इतनी कम जो पॉपुलेशन है उसका एमिशन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के ट्वाइस है. ठीक है. थर्ड जो है इसमें New UNEP research on buildings showed that the buildings and construction sector accounted for 39% of the total global CO2 emissions. तो देखिए ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत है. ठीक है, 39 नहीं है, यहाँ पे 38 है. ठीक है, 39 नहीं 38 है. तो आपको ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 3 में ज़रा सा चेंज होना चाहिए तो ये सही होता. 38% ऑफ टोटल ग्लोबल CO2 एमिशंस जो हैं वो आपकी बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 38% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. ऑलराइट. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020. तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये 2020 की जो है ये निकाली गई है और इसका जो टाइटल है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन. क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन. तो देखिए जो ये HDR है ये कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ करते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP. ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम जो रिलीज़ हुई थी ये रिपोर्ट ये हुई थी 1990 में, 1990 में. अब देखिए HDR जो है ये 5 कॉम्पोजिट इंडाइसिस पे काम करता है. ठीक है, किन इंडाइसिस पे? 5 कॉम्पोजिट इंडाइसिस पे काम करता है. वो 5 कॉम्पोजिट इंडाइसिस क्या हैं? आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. सेकंड है आपका इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी से एडजस्ट किया हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI. तीसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI. चौथा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, GII. मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आई होप यू गाइज आर लिसनिंग वेरी केयरफुली. एंड लास्ट जो 5वां इंडाइस है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स.
ये 5 इंडाइसेस हैं: ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और फाइनल है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है, डायनेमिक नहीं है, बट ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड है। HDI जो है वो कंट्रीज़ को रैंक करती है। वो 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंक करती है। 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंक करती है। वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहला पैरामीटर है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो देखिए, 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी थी? 69.7 ईयर्स। कितनी थी? 69.7 ईयर्स। ओके, पहला इंडाइस है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकेंड इंडाइस जो है वो है आपका एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। और थर्ड इंडाइस जो है वो है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, GNI पर कैपिटा। ओके, क्या है? GNI पर कैपिटा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 3 इंडाइसेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चंस में पूछा जाता है, रिपीट हो जाता है बहुत बार, तो यू शुड लर्न दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी 2019 में, तो 69.7 ईयर्स थी। ऑलराइट, इज इट क्लियर? अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन HDI 2020। तो देखिए, HDI 2020 में 189 कंट्रीज़ थी टोटल। ठीक है, 189 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक है 131। और टॉप किसने किया है? टॉप किया है नॉर्वे ने। किसने किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप? नॉर्वे ने। सेकेंड पोजिशन पे है आपका आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। ऑलराइट, इज इट क्लियर? टाइटल क्या था रिपोर्ट का? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसीन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020 में, ये फूड सिक्योरिटी का एक बहुत एक रिपोर्ट है उससे रिलेटेड। तो देखिए, 107 कंट्रीज़ हैं। 107 कंट्रीज़ में से 94th रैंक जो है वो इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का क्या रैंक है? 94th रैंक है। अब देखिए, इंडिया जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है धीरे धीरे एक एग्रीकल्चरल इम्पोर्टर से एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। ठीक है, जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा एक एग्रीकल्चरल आउटपुट है हमारा, कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स की प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट रैंक पे है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मिलेट्स की प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। मिलेट्स की प्रोडक्शन में इंडिया क्या है? फर्स्ट रैंक पे है। और जो राइस एंड व्हीट की प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड, इंडिया उसमें क्या रैंक पे है? सेकेंड रैंक पे है। राइस एंड व्हीट, मैं लिख नहीं पा रही हूँ ये, आई होप यू गाइज आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मिलेट्स की प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री फर्स्ट रैंक पे है? इंडिया। राइस एंड व्हीट की प्रोडक्शन पे इंडिया सेकेंड रैंक पे है ग्लोबली। बट अब देखिए, इसमें ये एक अलग पैराडॉक्स है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम इतने लार्ज स्केल प्रोड्यूसर हैं, इंडिया की जो आबादी है, जो रोज़ हंग्री सोती है, भूखे पेट सोते हैं, वो 23% है ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 23%, जितने दुनिया में जितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं रात को, उसका 23% इंडिया में है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है। ये एक हमारे लिए क्वेश्चन की बात है कि जब हम इतना एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कमी कहाँ आ रही है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों इतना फूड जो है वो सड़ता है? क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है कि फार्म से लेके एंड तक, लास्ट माइल तक उस चीज़ को कैसे डिलीवर करा जाए, कैसे नीडी तक वो पहुंचाया जाए, या कैसे उनकी ढंग से स्टोरेज करी जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। तो देखिए, अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो है 94। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है हु रिलीज्ड दिस रिपोर्ट। अब देखिए, एक रिपोर्ट रिलीज हुई, रियलाइजिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, फ्रॉम लर्निंग पॉवर्टी टू लर्निंग फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है, ये जो है ये वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज़ किया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? लर्निंग पॉवर्टी। अभी लर्निंग पॉवर्टी क्या चीज़ है? लर्निंग पॉवर्टी डेफिनेशन है कि इतने कितने परसेंट 10 साल के बच्चे हैं, 10 साल के कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो लिख पढ़ नहीं पाते। ठीक है,
वो है लर्निंग पॉवर्टी। तो लर्निंग पॉवर्टी के मुताबिक इंडिया इंडिया नहीं बट लाइक काफ़ी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं स्पेशली एशिया अफ्रीका, वहाँ पे 50% से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं 10 साल के जो लिख पढ़ नहीं पाते, किसी एक आम स्टोरी को लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो लर्निंग पॉवर्टी जो है ये वो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग पॉवर्टी की डेफिनेशन भी आ सकती है, कितने साल के बच्चों की बात हो रही है, 10 साल के बच्चों की बात हो रही है। और ये जो रिपोर्ट है रियलाइजिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग फ्रॉम लर्निंग पॉवर्टी टू लर्निंग फॉर एवरी वन एवरीवेयर, ये किसने रिलीज़ किए है, ये की है वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ फेज़ 1 ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसका फेज़ 1 अभी उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो दिसंबर मंथ में रिलीज़ करी गई थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो ये आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने इन सब ऑप्शंस को स्टेट कर दिया है। दीज आर ऑल द फाइंडिंग्स। पहली फाइंडिंग है प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन चाइल्डहुड इंक्रीज्ड इन 18 स्टेट्स। तो बच्चों में एनीमिया जो है वो 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में ये प्रेवलेंट है। प्रेवलेंस ऑफ सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, 16 स्टेट्स में सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बढ़ी है। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हुआ अंडरवेट इन 16 स्टेट्स एंड यूटीज़, 16 स्टेट्स एंड यूटीज़ में बच्चे अंडरवेट हैं। इंक्रीज इन चाइल्डहुड स्टंटिंग, मतलब चाइल्डहुड स्टंटिंग जो है लो हाइट स्टंटिंग का आप समझते ही हैं, स्टंटिंग ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। तो देखिए 22 में से 13 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये और बढ़ा है। ठीक है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम जो है 22 में से 13 स्टेट्स में और बढ़ी है। इंक्रीज इन द प्रेवलेंस ऑफ अदर इंडिकेटर्स सच एज एडल्ट माल न्यूट्रिशन measured by those having a BMI of less than 18.5 kg per meter square। तो देखिए माल न्यूट्रिशन एडल्ट्स में भी बढ़ा है, और ये क्या डेफिनेशन है कि 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम जिनका बॉडी मास इंडेक्स है। मोस्ट स्टेट्स एंड यूटीज ऑल्सो सॉ एन इंक्रीज इन दी ओवरवेट और ओबिसिटी प्रेवलेंस अमंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। तो देखिए ये एक सबसे बड़ी, मैं आपको बता दूं, माल न्यूट्रिशन लोग समझते हैं कि सिर्फ अंडरवेट होना ही होता है। माल न्यूट्रिशन में अंडरवेट और ओवरवेट दोनों आते हैं, या तो कैलोरी इनटेक बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसका फेज़ 1 जो है वो दिसंबर मंथ में उसकी रिपोर्ट्स, उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो रिलीज़ की गई थी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आने वाली वीडियोस में जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट योजनास हैं, जो इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं, उनको भी लेके आने वाले हैं। दीज वर द बेसिक करंट अफेयर्स फॉर दिसंबर 2020 जो आपको पूछे जाएंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ टेल अस हाउ यू फील अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।